पिछले क्लास में आपको कुछ काम घर से करने के लिए दिया गया था रेजोनेंस में। आपको परेशानी भी हुई है, उसमें पूछना भी है कुछ। किए थे कि नहीं? चलिए, किए थे या नहीं किए थे वो अब आप जानिए। आपको करना चाहिए था। नहीं किए होंगे तो आप ही को झेलना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? आइए आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार फिर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले क्लास पर चलते हैं। आप याद करो, उस समय आपको इसका सिलेबस बताया गया था। उसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक में क्या पढ़ना था, हम लोग को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या उसी को हम लोग एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। दूसरा जो था वो था आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा जो था वह था आइसोमेरिज्म। चौथा जो था वह था रेजोनेंस। और पांचवा और छठा के अंतर्गत आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये दोनों भी छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समझने वाला टॉपिक है। हम इस दोनों चैप्टर को साथ लेके चलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट को और रिएक्शन मैकेनिज्म को। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट है वो आप जब ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो हर एक रिएक्शन में मैकेनिज्म आएगा। लगभग 90-95% रिएक्शन में मैकेनिज्म आता है और उसी से समझ में आता है ऑर्गेनिक। जैसे किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं ना स्टेप वाइज, और उसके लिए कुछ डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का कई स्टेप होता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म ही उस सारे स्टेप को बताता है कि आप रिएक्शन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा कर रहे हैं तो क्यों, ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्यों। इन सब बातों का जवाब आपको उसी से मिलेगा। तो सच्चाई ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्टर है, एक दूसरे के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस दोनों को एक साथ ही करेंगे, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट और बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आइए हेडिंग डालते हैं। लगा ये डिस्को डांस काहे करने लगा है। ये आप लोग कुछ खतरनाक काम किए थे क्या जी? सही है। तब तो अभी से स्टार हम जब भी लिखेंगे तो इसी में लिखेंगे। अब डांस करते रहेगा तो तुम लोग का नजर पड़ता रहेगा कि वहां कुछ विशेष चल रहा है, नहीं? अच्छा, गायब हो गया। हाँ, गड़बड़ा गया, ये हम गड़बड़ा गया। चलो देखो यहाँ। अच्छा, इसको हम देखते हैं। जैसे ये सब लिखने के बाद हाँ ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दूध तो रही है। इसमें तो पागले हो जाएंगे हम। चलिए ही नहीं डालिए तो। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। समझेंगे बाद में।
इसके सबसे पहला वर्ड पर आप फोकस कीजिए, लिखा हुआ है हाई एनर्जी स्पेसीज। मतलब ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये काफी एनर्जी वाले स्पेसीज होते हैं। इन्वॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जिसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है या कब होता है? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कब? एज द रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है तब, उसी को क्या बोला जाता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। उम्मीद करते हैं आपको इस डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आप इसके एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल से ही ये सब बात थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। पहले आप इसको लिख लो, फिर वापस हम इस पर आएंगे। हो गया लिखा हुआ? देखिए, अब जो जो पूछे उसका जवाब दीजिएगा। जो लिख रहे हैं वो आपको लिखना नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए बोला जा रहा है और लिखा जा रहा है। CH3CH2OH, बताओ इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल, या इसी को आप इथेनॉल कह सकते हैं। यूपीएससी सिस्टम में इथेनॉल और कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन आप करा दो HBr के साथ। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और यह एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक एसिड है, यानी यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जब केमिकल रिएक्शन करता है तो केमिकल रिएक्शन करने के पश्चात क्या बनाता है, अभी आपको इसका ज्यादा आइडिया तो नहीं है, हम बस लिख देते हैं। ये सब आपको 12th में रिएक्शन समझाया जाएगा। पहला चैप्टर में भी इस रिएक्शन से भेंट होगा, दूसरा चैप्टर में भी रिएक्शन से भेंट होगा। तो रिएक्शन हो कैसे रहा है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बना देता है CH3CH2Br और साथ में एक प्रोडक्ट बनाता है H2O। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यह ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है और यह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। यह इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट है और यह इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दो तीन बात का ध्यान रखिएगा आप अभी से। किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। प्रोडक्ट में वैल्यू किसका होता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। जैसे इस रिएक्शन में हम यदि ये H2O नहीं भी लिखते तो सही माना जाता ये इक्वेशन, इसलिए क्योंकि सामने वाला जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको ये पता है कि जब आप इसको और इसको मिलाकर इस चीज को लिख दिए हैं तो इसका मतलब है कि आप जान रहे हैं कि साथ में वाटर बनेगा, लेकिन आप उसको लिखे नहीं है। तो आपको लिखने का इच्छा हो H2O तो लिखिए, लिखने का इच्छा नहीं हो तो मत लिखिए। लेकिन ये सब चीज जब आप पारंगत हो जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा शोभा देता है। अभी से ही हम छोड़ छोड़ के चलें ये उचित नहीं है। आइए अब आप एक बात बताओ कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो एक बात बताइए कि इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के दौरान बीच में भी तो कुछ प्रोसेस हुआ होगा और बीच में इसके साथ कुछ तो हुआ होगा। काहे कि जब तक यहां से OH टूटेगा नहीं तब तक Br जुड़ेगा नहीं। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ना, ये बिल्कुल मिडल में बनता है। किसके किसके मिडल में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिडल में। मतलब इस पोजीशन पर क्या बनने वाला है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट ना ही रिएक्टेंट होगा और ना ही प्रोडक्ट होगा। अब हम आपको बताते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो टूटेगा H प्लस में और Br माइनस में। आई बात समझ में? अब इस रिएक्शन का जो प्रोसेस है उस प्रॉपर प्रोसेस से हम आपको अभी ये बात नहीं समझा पाएंगे क्योंकि अभी आप उतना जानते नहीं हैं। तो हम एक शॉर्ट टर्म का यूज करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा किसके तरफ? ऑक्सीजन के तरफ।
ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। तो बताइए कि अभी जब तक वो टूटा नहीं है तब तक वो रिएक्टेंट है, लेकिन जब वो टूट गया तो टूटने के बाद क्या दिया? CH3 CH2 प्लस, और क्या दिया? OH माइनस। लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट कौन है, OH माइनस या ये प्लस वाला? प्लस वाला। तो हम इसी का चर्चा कर रहे हैं। यही क्या कहलाएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। जरा ध्यान से देखिए, जब तक CH3 CH2 प्लस मिलेगा नहीं तब तक Br माइनस इससे जुड़ेगा नहीं। अब बताइए, इसी से Br माइनस आके जुड़ेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? इसका निर्माण हो जाएगा CH3 CH2 Br का। और इसी से जब OH अलग होगा, टूटेगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? इंटरमीडिएट का। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वह ना ही रिएक्टेंट होता है ना ही प्रोडक्ट होता है, वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का पार्ट होता है। और यह वह बीच का पार्ट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात, इसकी एनर्जी काफी हाई होती है। क्यों हाई होती है, आप इसके बारे में सुनिए। ये न्यूट्रल स्पेसीज था और ये चार्ज्ड स्पेसीज हो गया, तो निश्चित है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो फिर इसकी स्टेबिलिटी घटी कैसे? आप ही जरा सोचिए कि जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक इस चीज का फॉर्मेशन होगा नहीं, और जब तक इस चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा Br जुड़ के इस चीज का निर्माण करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड यदि आप तोड़ना चाह रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ एनर्जी उसे देनी होगी, या आप यदि नहीं दे रहे हैं एनर्जी तो भी वह इन्वायरमेंट से किसी ना किसी रूप में एनर्जी को गेन करेगा और तभी उस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इसमें एनर्जी गेन होगा तब बॉन्ड टूटेगा और तब इस चीज का निर्माण होगा। अब बताइए, एनर्जी गेन करके ना इस चीज का निर्माण हुआ है, तो एनर्जी गेन करके यदि इस चीज का निर्माण हुआ है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यह हाई एनर्जी स्पेसीज है। क्या आई बात समझ में? लेकिन जब यही प्लस इस माइनस के साथ मिल जाएगा तो फिर प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और एक बार फिर से स्टेबल मॉलिक्यूल का ये निर्माण कर देगा। फिर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, लेकिन इंटरमीडिएट की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। इसीलिए वहां पर जो आप डेफिनेशन लिखे थे उस डेफिनेशन पर एक बार फिर से फोकस कीजिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हाई, देखिए इधर हम बोलते हैं, आप सिर्फ सुनिए, हाई एनर्जी स्पेसीज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यही वह हाई एनर्जी है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। कब? एज द रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा होता है किस में? प्रोडक्ट में। तब जिस हाई एनर्जी स्पेसीज का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्लियर है ये? अब तो ये उतारने का नहीं है यहां, क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा गया था। अब आप सीधे आगे बढ़िए और ये बात आप हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कोई चीज बदल रहा होगा तो रिएक्टेंट से कोई भी चीज डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच एक हाई एनर्जी स्पेसीज का निर्माण होता है जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में खाली रिएक्शन ही पढ़ना है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट से भी आपको बहुत ज्यादा भेंट होने वाला है, क्योंकि बिना रिएक्शन इंटरमीडिएट के कोई रिएक्शन होने वाला है नहीं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको समझने के लिए ही लिखा गया था। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे लिखेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। हालांकि उसका एग्जांपल लिखोगे कुछ क्या? इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट का आप लिख लीजिए, CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो कार्बन का चेन है टूट के क्या हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही लेगा? हो सकता है कि कभी नेगेटिव चार्ज भी ले ले। अरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन टूटा, इसीलिए ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आया। लेकिन मान लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन टूटे तो हाइड्रोजन पर प्लस और कार्बन पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत तरह के हो सकते हैं।
तो ये ऐसा भी आपको मिलेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको ऐसा भी मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। लेकिन अभी आपको ये चीज ज्यादा समझाया नहीं गया, आपको समझाया गया प्लस वाला, तो आप उसको थोड़ा ज्यादा समझते हैं। लेकिन इसके और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम ज्यादा पर चर्चा नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, ज्यादा लिख देंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो टाइप देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, वहां पर ये डिटेल में आएगा, तो वहां देख लेंगे फिर इसको आगे आगे लिखेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। नंबर 1, ये जो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसका नाम है कार्बोकेटायन। दूसरा नाम है, दूसरा का नाम है कार्बो एनायन। थोड़ा इधर देखिए, ए से पहले ओ आ रहा है, इसीलिए इस ओ को साइलेंट करके इसका एक और नाम हो जाता है कार्बेनियन। AEIOU साइलेंट किया जाता है ओ को, तो आप और करके इसी को लिख सकते हैं कार्बेनियन। एक्चुअल में कार्बो एनायन से ही कार्बेनियन बना है, ओ को साइलेंट करके। तीसरा जो नाम आता है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स या फ्री रेडिकल। ये चौथा है कार्बीन, और ये पांचवा है नाइट्रेन। तो ये टोटल 5 इंटरमीडिएट होता है, जिसमें आपके लिए आपके सिलेबस में इस 3 से दर्शन होगा आपको, कार्बोकेटायन से, कार्बो एनायन से, और फ्री रेडिकल से। इस सब का दर्शन बहुत रेयर है, जल्दी आपको नहीं भेटाएगा। और इस 3 इंटरमीडिएट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 है, एक है कार्बोकेटायन और एक है फ्री रेडिकल। इससे आपको खूब दर्शन होगा, मतलब ज्यादा बार आपको भेंट आएगा कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, बाद बाकी बहुत कम बार आता है। लेकिन इतना टाइप होता है तो उसको तो हमको लिखना पड़ेगा, एक एक को डिफाइन भी करेंगे और हम एक एक को एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे भी। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग डालिए, कार्बोकेटायन। देखो, वह सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनना, वह सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। इसका मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। या फिर हम नॉर्मली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसीज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, तो डिफाइन करेंगे इसको। रिएक्शन इंटरमीडिएट in which positive charge present on carbon atom is called
कार्बोकेटायन। और करके हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्पीसीज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। CH3+, CH3CH2+, CH3CH CH3+, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बस कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। गलत लिखा हुआ है तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज बीच में पड़ेगा, वही CH पर पॉजिटिव चार्ज दे दो। जैसे लिखा जाता है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, यदि दिक्कत होती है तो। वैसे हम इसको समझा देते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या बढ़े आगे? चलो, अब कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा और बोलेगा, जो पूछेंगे उसका जवाब देना। यहां से तुम्हारा ऑर्गेनिक, कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक अब स्टार्ट हो गया, रिएक्शन वाली बात धीरे धीरे आने लगी है। और पूरा 12th में खाली रिएक्शन ही पढ़ना ही है आपको, इसीलिए इतना फेरा लग रहा है, अन्यथा हम आपका ऑर्गेनिक ही खत्म करना शुरू कर देते एक ही बार में। ये बताइए, कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4। अच्छा, कार्बन पर यदि आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो अब बताइए उसके वैलेंस सेल में बचा कितना? 3 होता है, 4। आप एक पॉजिटिव चार्ज दे दिए तो बचा कितना? 3। अब जब कार्बन के वैलेंस सेल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना पाएगा? 3। जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और अब 3 ही बचा हुआ है तो केवल 3 बनाएगा। वैसे कार्बन हमेशा बॉन्ड बनाता कितना है? 4। यहां बना कितना रहा है? 3। तो बताइए, 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन ही ना हो पाएगा। किसके पास? कार्बन के पास नहीं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के पास। दोनों में अंतर है। इसका मतलब है कि ये जो कार्बोकेटायंस होते हैं यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं। क्यों क्यों हमने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज? इसलिए क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन आया। हम ये कह रहे हैं कि कार्बन पर जब आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकते हैं? 3। चाहे वो बॉन्ड किसी के भी साथ क्यों ना बने, लेकिन ये मैक्सिमम 3 ही बना सकता है। और जब ये मैक्सिमम 3 ही बना सकता है तो ये 3 में से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन उसका होगा जिसके साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये इसके जगह पर हाइड्रोजन आ रहा है या कार्बन आ रहा है, कौन आ रहा है, उससे हमको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि बॉन्ड बनने के बावजूद भी इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो पाया? 6। It means carbocations are electron deficient species and positively charged carbon has only this 6 electron in their outermost shell after bond formation. क्लियर है कि नहीं? तो ये बात जरूरी है समझना कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। वैसे भी किसी भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज हो तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही होगा, हाँ या ना? तो क्या लिखे थे? चलिए लिखिए, तो लिखेंगे।
नीचे एरो देखो, देखो कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species in which positively charged carbon has only 6 electron in their outermost shell after bond formation. आप इस फिगर को जरूर ड्रॉ कर देंगे। यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन का दिखा दीजिएगा और बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन एक एक अलग अगल बगल से इसको मिलेगा। और इस तरह से जोड़ने पर दिखता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो पाया है 6। क्या हो गया, लिख लिए? अब लिखेंगे मीनिंग डालिए टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स। ए नंबर में लिखिएगा मिथाइल कार्बोकेटायन। बी नंबर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सी नंबर 2 डिग्री कार्बोकेटायन और डी नंबर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, इसको प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और इसको टर्सरी कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं। वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में फर्दर सबको आगे बढ़ा देंगे। देखो कार्बोकेटायन की यदि तुम बात करते हो तो हर हाल में कार्बन पर चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब ये बताओ बॉन्ड कितना बनाएगा? मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 3। अब यदि हम सबसे छोटा कार्बोकेटायन बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे? हर तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहां भी हाइड्रोजन,
यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। क्या इससे छोटा कार्बोकेटाइन बनना पॉसिबल है? ये एक कार्बन का कार्बोकेटाइन है। एक कार्बन का कोई भी ग्रुप मिथाइल ग्रुप कहलाता है, और मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसी को क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो आप इसको ऐसे लिखो, या आप इसी को लिख दो CH3 प्लस। तो ये लिखें या ये लिखें, दोनों बात आपस में बराबर है। और दूसरा बात, कोई आदमी यदि CH3 प्लस ऐसे लिखता है या ऐसे लिखता है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इस कार्बन पर, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? कार्बन पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी का क्या नाम है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। और मिथाइल कार्बोकेटाइन अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल इसका होगा, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। जबकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे मिथाइल, लिख लो, कार्बोकेटाइन। आगे बढ़े, आइए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पर। अब देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहले समझ लो, तो बहुत आसान है। आप याद कीजिए, बेसिक क्लास जब चल रहा था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताया गया था। उसमें 1 डिग्री का कार्बन किसको बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कार्बन? कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड डायरेक्टली बाय ओनली 1 कार्बन एटम। और 2 से जुड़े तो 2 डिग्री, 3 से जुड़े तो 3 डिग्री। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वह किस टाइप के कार्बन पर है। यदि 1 डिग्री कार्बन पर है तो 1 डिग्री कहलाएगा, 2 डिग्री पर है तो 2 डिग्री कहलाएगा, और 3 डिग्री पर है तो 3 डिग्री कहलाएगा। इस आधार पर 3 डिफरेंट एग्जाम्पल को हम सेलेक्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान से भी लिखिएगा मत। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हम देके 3 बॉन्ड बना देते हैं। मान लो ये एक बॉन्ड बन गया, इधर एक बॉन्ड बन गया, इधर एक बॉन्ड बन गया। पिछला केस में हम क्या किए थे? हर जगह हाइड्रोजन जोड़े थे। इस बार क्या करते हैं, एक तरफ क्या जोड़ देते हैं? कार्बन, और दो तरफ क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। अब बताइए तो आप, इसी को हम और करके कैसे लिख सकते हैं? सी लिखेंगे। इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा? जब आप सी जोड़ते हैं तो वहां पर फिर हाइड्रोजन लगने लगता है, तब ना वो अपना 4 बॉन्ड पूरा करेगा। और ये तो 4 बॉन्ड पूरा करेगा ही, ये न्यूट्रल कार्बन है, इस पर थोड़ी ना पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, इससे 3 हाइड्रोजन लगेगा ना, तो CH3 CH2 प्लस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये कहलाएगा आपको कौन सा डिग्री का? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और इसी को हम लोग नाम के रूप में इथाइल कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। जैसे वो मिथाइल कार्बोकेटायन था, तो ये क्या है? इथाइल कार्बोकेटायन। एंड इथाइल कार्बोकेटायन इज एन एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसी का जो अगला एग्जांपल का केस है, उस केस को देखिए। अगला में बताइए तो क्या करेंगे? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर फिर 3 बॉन्ड ये बनाएगा। अब मान लीजिए कि आप 2 तरफ कार्बन जोड़ दिए और एक तरफ हाइड्रोजन, तो और करके इसी को क्या लिखा जा सकता है? इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH, इस पर प्लस, और CH3। ये किस डिग्री का कार्बोकेटायन हो गया? 2 डिग्री का। कैसे? काहे कि ये कार्बन इधर भी कार्बन से और उधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाएगा। और इसी में यदि हम कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डाल के 3 सिंगल बॉन्ड बना दें, और ये तीनों का तीनों सिंगल बॉन्ड किससे किससे जोड़ दें? कार्बन से। तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, और यहां भी कार्बन। तो बताइए और करके इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं CH3 C पर प्लस
CH3 बताइए ये किस डिग्री में चला जाएगा? ये चला जाएगा 3 डिग्री में। तो ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का बस यही सब एग्जाम्पल है, ये सब छोटा से छोटा एग्जाम्पल है। आप इसमें बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल पर भी जा सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में देखते हैं। जरा बताओ ये किस डिग्री का कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री का। 2 डिग्री में भी बहुत सारी बातें हो सकती है। बताइए किस डिग्री का है? 1 डिग्री है। अरे पगला बुला गया क्या? 2 डिग्री, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन है ना वो। 3 डिग्री में भी बहुत सारी बातें हो सकती है। आप इधर 5 गो 6 गो 7 गो कार्बन जोड़ जोड़ के बनाते रहो। ये किस डिग्री का है? 3 डिग्री का। तो क्या इस तरह से बिना हाइड्रोजन के भी आप पहचान तो जाएंगे ही कि कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री कार्बोकेटायन है? क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां तक उतारने के बाद का आगे का जो बात होगा वह है हमारा टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप उतारे नहीं हैं, कर लीजिए। ये हो गया था ना? शांत रहो, हो गया तो निकलो क्लास से बाहर। पटा रहा है। हो कैसे गया? जब समझा रहे थे लिख कैसे लिया उस समय? तुम कैसे हुआ? बनोगे ढेर होशियार। किसका किसका हो गया? मारेंगे चप्पल खोल के, चुट्टा कहेगा मुंह में फटर फटर करते रहता है। बाद में कहना बुझाता नहीं है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो तोरा पता नहीं चलता है, गधा कहीं का। उतार ही सकते हो कि और कुछ होगा तुमसे? समझने वक्त उतारेगा, उतारते वक्त खिस्सा करेगा, हल्ला करेगा, तमाशा करेगा, तब कहेगा समझ में नहीं आता है। सुबह से मौसम थोड़ा बहुत गड़बड़ है, 2 4 बूंद बारिश अपना हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी भीग जाए। सुबह से कम 35 40 कॉल आ चुका है। सर क्लास होगा कि नहीं? कहाँ से होगा? बाहर विशाल तूफान आया, मचा हुआ है, आदमी गल गया। कितना आदमी हेमड़ा चौक पे गल के मटियानी में जाके गंगा में मिल गया। तो कहाँ से क्लास होगा? पढ़ाई लिखाई का मन रहता नहीं है, बिना मतलब का पढ़ते लिखते हैं, इसलिए समझ में भी नहीं आता है। और 2 4 बूंद गिरने के बाद आपको लगता है कि क्लास होगा कि नहीं होगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि 12th का क्लास बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति में ही बंद किया जाएगा। 12th का क्लास नॉर्मल वे में बंद नहीं होता है। 11th का क्लास बंद हो सकता है। 11th का क्लास भी हमारी तरफ से बंद नहीं होता है। बच्चा सभी बहुत कम आता है, तो उसको कौन सी पढ़ाएंगे हम? 1 मास में बच्चा का छूट जाएगा, पता चलेगा कि वो समझ ही नहीं रहा है अगला क्लास में कुछ। और 11th का बच्चा ऐसे भी अपने आप को रेस्ट में मानता है, तो उसके साथ हम पागल नहीं हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ हमको भी पागलपन करना पड़ेगा, और तुमको भी, कहे कि तुम्हारा एनुअल एग्जाम है, इस बात को तुम समझो ना समझो हम समझ रहे हैं। तो हमारा जो काम है वो तो हम कर ही लेंगे। एग्जाम जब खराब हो जाए ना तुम्हारा, तो उस समय तुमको इस लायक हम बना देंगे कि तुम अपने आप को दोषी मानोगे, हमको नहीं। तुम्हारे मन में हमारे लिए गाली नहीं आएगा, तुम्हारे अपने आपके लिए गाली आएगा कि तू पढ़ा क्यों नहीं था। और तब शायद तुमको शर्मिंदगी महसूस हो। वैसे 10 गो आदमी के सामने में अल्ट संट बोल देना बहुत आम बात है, लेकिन जो तुम अपने आप में फील करते हो वो बहुत बड़ी बात है। उसको थोड़ा सुनना कभी, कि तुम्हारे साथ किस तरह से काम होता है और तुम कितना काम कर पाते हो। इससे आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 7 दिन 8 दिन लगेगा इसको समाप्त करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आज कितना तारीख है? 22 22 30 तक मैक्सिमम चलेगा क्लास।
या उससे पहले ही स्टार्ट हो सकता है ये, ताकि आज हम थोड़ा धीरे पढ़ाएं, कल से इसका स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा।